टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पिनाज त्यागी और मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज जैसे कि नाम से ही साफ है, पोल्यूशन का सोल्यूशन, आरोप प्रत्यारोप नहीं, सियासत नहीं, बल्कि सोल्यूशन पर बात होगी, समाधान पर बात होगी, क्योंकि मुद्दा सियासत से परे है, आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिंदगी की सांसें कम कर रहा है, हमें बीमार कर रहा है। कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन विफल भी हो रही हैं। तो इसका समाधान क्या हो, बेहतर इससे ज्यादा कौन बता सकता है। पर्यावरण मंत्री हमारे साथ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली की हवा हर साल गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कारण भी समझ में आता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। दुनिया के दूसरे देशों के उदाहरण की बात कर लें, लंदन की, बीजिंग की, मैक्सिको की, जो कि पोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे, तो उनकी तुलना में यहाँ का सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आता है कारण के हिसाब से। ऐसे में सोल्यूशन क्या है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। पहला विषय मैं कहना चाहता हूं कि पॉल्यूशन के कारण क्या है। पॉल्यूशन कोई नेचर से नहीं होता है, पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। और जब ह्यूमन एक्टिविटी और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, मौसम की स्थिति, दोनों में जो परिणाम होता है वो प्रदूषण के रूप में आता है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें पॉल्यूशन का बड़ा कारण है, वो पहला कारण फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल में सबसे ज्यादा कार्बन पैदा होता है। तो व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये हमारी एक्टिविटी के कारण आता है। दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटी का बड़ा कारण है वो कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन और डस्ट है। तो जो PM 2.5 है, PM 2.5 का अर्थ है कि हमारी एक्टिविटी के कारण कार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस उठ करके और वायुमंडल में जाती हैं। और PM 10 का अर्थ है कि डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो भी वायुमंडल में जाते हैं। और इसके कारण जो एवरेज बनता है वो हम AQI के रूप में गणना करते हैं। अब इसके दो विषय हैं। पहला विषय यह है कि हमने दिल्ली जो है इसके पॉल्यूशन समस्या को अकेले दिल्ली से आंकना ठीक नहीं होगा। दिल्ली के आसपास जो हमारे और 3 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और विशेष रूप से हमारा जो NCR रीजन है, NCR रीजन में 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं। गाजियाबाद इसमें है, नोएडा इसमें है, ग्रेटर नोएडा इसमें है, फरीदाबाद इसमें है, गुड़गांवा इसमें है, मानेसर इसमें है, अलवर इसमें है। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए सबसे पहला विषय है कि इनमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने एक पूरे तंत्र को विकसित किया और CAQM, कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बैठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि 2016 से अगर देखा जाए तो अच्छे दिन है, उसकी संख्या 116 होती थी, अब बढ़कर के 200 हुई है। मैं मानता हूं यह संतोषजनक नहीं है। 200 दिन अच्छी क्वालिटी है, इसका अर्थ है अभी भी हमारे पास 160 दिन काम करने की गुंजाइश है। और 160 दिन काम करने की गुंजाइश ज्यादातर सर्दी के दिन है, सर्दी के ही दिन है। मैं जो डेटा देख रहा था कि पहले जो हमारे 400 के ऊपर के जो दिन होते थे 2016 में, वो 25 होते थे। उनको रिड्यूस करके हम 8 पर ले आए। वो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। अब इसके 2 विषय हैं और मैं ये आपके सामने, सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये पिछले दिनों से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी ये जो वर्ष हमारा चलने वाला है इसमें बेहतर करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स हम लोग कर रहे हैं। पहला,
BS3 से नीचे के जो व्हीकल है, BS3 से नीचे के जो व्हीकल है वो पूरे तरीके से इवन BS1 जो उसके नीचे के हैं वो 31% तक पॉल्यूशन करते हैं। तो उसका हमने फेज आउट करने का एक पूरा NCR रीजन में ही हमारा ये विषय चला है। दूसरा जो एग्रीगेटर्स के व्हीकल है, जो सप्लाई चेन के व्हीकल है, कमर्शियल सप्लाई है एग्रीगेटर की जो दिल्ली में सप्लाई के हैं, उनको हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में ला रहे हैं। तीसरा, दिल्ली की जो सार्वजनिक बसेस हैं उसमें हमने अब संख्या को बढ़ा करके लगभग और 3-1 बसें अभी मुख्यमंत्री जी आएंगी तो उसको भी हम अच्छा करने के उसमें लग रहे हैं। चौथा, दिल्ली में हमने 62 ट्रैफिक के हॉट स्पॉट्स तय करे जहां लंबा ट्रैफिक जाम रहता है और विशेष रूप से ऑफिसेस के समय में। तो जो 32 हॉट स्पॉट्स हैं उसके बारे में दिल्ली पुलिस एक ITMS मतलब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि उधर से हम ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का काम करें और सेम एरिया हम NCR में भी करने का काम कर रहे हैं। और जो अंतिम विषय है, अभी मैंने एक प्रयोग के तौर पे कहा है, मेट्रो से भी बातचीत करिए कि जो सामान्य व्यक्ति मेट्रो से जाता है तो मेट्रो में चढ़ेगा, टिकट लेगा, फिर उसको आगे कहीं जाकर के वापस से एक गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, फिर वहां से आगे पकड़नी पड़ेगी, तो आदमी सोचेगा कि चलो छोड़ो अपनी गाड़ी लेकर के चल दो। अभी इन्होंने एक प्रयोग किया है, पता नहीं उसको जमीन पे कहां लाए हैं, लेकिन मुझे अभी उन्होंने बताया है मेट्रो वालों ने कि जैसे उन्होंने रैपिडो से एक वो किया है कि रैपिडो में ही अगर आप लोगे तो पूरी एंड डेस्टिनेशन मेट्रो की टिकट भी उसमें हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आगे ऐसे और हमारे जैसे गुड़गांव से मान लो मैं कोई गाड़ी पकड़ता हूं, कोई टैक्सी वगैरह, तो उसका जो टिकट ऐसा इंटरलिंक्ड हो कि वो आगे तक के लिए उसको जाए ताकि फिर ये मन में आलस ना आए कि भाई आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एक इसको मैनेजमेंट के तौर पे लेने का काम करेंगे। ये पहला विषय है। दूसरा विषय जो है, इस पूरे NCR रीजन में 240 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। हम इंडस्ट्रियल एरिया में भी PNG की सप्लाई पे हम लेकर के आए हैं, 227 पे ले आए हैं। कुछ लिटिगेशन वगैरह एप्टेल वगैरह में लगी हुई है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। मैं इस बार अगली सर्दी तक इसको कंप्लीट PNG पे हम ले आएंगे। इसमें लगभग 3500 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो 3500 इंडस्ट्रीज रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं, जहां सबसे ज्यादा बॉयलर वगैरह के कारण पॉल्यूशन है। मतलब व्हीकल पॉल्यूशन के बाद सेकंड पॉल्यूशन जो है ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। ये जो 3500 इंडस्ट्रीज में हमने ये कंपलसरी करा था कि आपका ऑनलाइन मॉनिटरिंग एक सिस्टम लगाइए। अभी तक 1200 ने लगाया था, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी। अभी मैंने उनको फिर 23 जनवरी से इंस्पेक्शन शुरू करेंगे और कुछ को हम जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया बंद करने के हमने ऑर्डर दिए हैं। हम 100% इसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग के ऊपर लेकर के आएंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन का जो इनके प्रोडक्शन के साथ जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ये एक दूसरा इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स हम लोग करने जा रहे हैं। तीसरा जो है वो डस्ट पॉल्यूशन का है। अभी जब CAQM ने सारे कॉरपोरेशंस की मीटिंग ली है तो उन्होंने ये तय किया है कि भाई एंड टू एंड पक्का पेमेंट आप करने का, पक्का सड़क करने का कीजिए। लगभग हमने 10,000 किलोमीटर के लगभग ऐसी सड़क की पहचान करी है। उसके साथ ही ग्रीनिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि देखिए हम जिस वातावरण में रहते हैं गर्मियों में, पानी की जैसी स्थिति है, इसमें गर्मी भी ज्यादा है और शुष्क भी ज्यादा है। बारिश तो हमारे यहाँ 2 महीने होती है। तो आप ग्रीनिंग में पेड़ लगाएंगे वो तो आगे आएगा, लेकिन अभी मिट्टी के लिए ऐसी बुशेस लगाइए, झाड़ियां लगाइए जो कम पानी ले लेकिन एक ग्रीनिंग को, मिट्टी को बचा करके रखे। फिर दिल्ली में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 2 दिन पहले भी हमारी बैठक थी, हरियाणा राज्य सब लोगों से बैठक थी। मैंने पूरे NCR में कहा है कि जिस तरीके से सड़कों का जाल हमने बिछाया है, इसकी जो डस्ट क्लीनिंग है वो केवल स्वीपिंग मशीन से ही हो सकती है। और इसलिए हमने 40 किलोमीटर के दायरे में एक मशीन अगर डस्ट के लिए करती है, मतलब वो डस्ट को भी खींचती है और स्प्रिंकलर पानी भी करती है। तो इसकी कमी होने के कारण हम लोगों ने सुझाव दिया और काफी कॉरपोरेशंस ने उसको आगे भी बढ़ाया, गाजियाबाद वगैरह ने, कि हम इसको ऑपेक्स मॉडल के आधार पर चलाने का काम करेंगे।
दिल्ली ने काफी बड़ी संख्या में उन मशीनों के ऑर्डर भी दिए हैं। फिर एक और जो बड़ी एक्टिविटी है वो है डेमोलिशन वेस्ट का, क्योंकि जिसके यहां से भी डेमोलिशन जो होता है, कुछ भी चीज टूटी, एक छोटा सा रिक्शे वाला आता है, उस थोड़ी सी टूटी हुई चीज को फेंक के और चल पड़ते हैं। तो सड़क पर जो डेमोलिशन का जो मिट्टी पड़ा हुआ है, और इसलिए हमने पूरे CND, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के रूल्स को अब हमने लागू करने जा रहे हैं, ताकि अगर आप डेमोलिशन भी करते हैं तो आपका जो डस्ट है उसका रिसाइकल हो, वो कंटिन्यू सड़क पे बिखरा ना रहे। तो CND वेस्ट को करने का विषय किया है। फिर आपने एक और जो बड़ा विषय है, जो मैं इसको गवर्नेंस की भी एक चुनौती मानता हूं, कि मैं पूरा गाजियाबाद, नोएडा, इधर दिल्ली जो देख रहा हूं कि बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, बड़ी बड़ी सोसाइटी खड़ी हो रही है, लेकिन आप सफाई कर्मचारी तो कहीं सोसाइटी में रख ही नहीं रहे हो। आप कहां रख रहे हो? अगर आपने एक 20,000 स्क्वायर मीटर की सोसाइटी बना ली है और आपने अगर 500 फ्लैट या 700 फ्लैट बना लिए हैं, तो आपके पास रोज एक घर कम से कम 1 किलो कचरा तो निकाल ही रहा है। उसका सेग्रीगेशन का है। तो हमने पूरा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय किया है। हमने उसमें कचरा बनाने वालों की एक कैटेगरी को तय करा, उसको भी हम बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। और जो व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सॉलिड वेस्ट की है। और आपने देखा होगा पिछली बार दिल्ली में सरकार आने के बाद हमारे यहाँ पे जहांगीरपुरी में, भलसवा में, ओखला में जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, ये कचरे के ढेर को अभी तक मेरे को लगता है एक जगह तो जून में हम समाप्त कर पाएंगे, एक जगह सितंबर में हम समाप्त कर पाएंगे। इवन गुड़गांव, फरीदाबाद भी दोनों कॉरपोरेशंस को मैंने कहा कि दोनों के बीच में बंधवाड़ी करके जगह में उन्होंने पूरे कचरे का डंप बना रखा है। ये जो पॉलिसी मेजर्स अब हम कर रहे हैं, और इसको हमने पिछले दिनों में ये मैंने आपको कहा है कि 2016 की तुलना में हम 2025 में 8 दिन है, पर ये भी नहीं रहने चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये पूरा 1 साल जब हम इस बार काम करेंगे तो 15 से 20% फर्क अगली बार लाएंगे। मैं 100% की गारंटी देकर के गलत बात कहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं सिटीजन्स को भी कहना चाहता हूं, और इस बार ये जो हम इसकी जो जागरण की गतिविधि हम देंगे, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला कम से कम 3 चीजों पे ध्यान दे दें। व्हीकल कंट्रोल पे, इंडस्ट्री ध्यान दे दें पॉल्यूशन कंट्रोल पे, हम ध्यान दे दें कचरा प्रबंधन पे, और सब मिलकर के करें ग्रीनिंग। तो मुझे लगता है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार पॉलिसी के स्तर पर डिसीजन ले रही है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर CAQM मॉनिटरिंग दे रहे हैं, सहयोग के स्तर पर राज्य सरकारें और कमिश्नर्स हमको सहयोग दे रहे हैं, और हमारी मिनिस्ट्री जो पॉलिसी मेजर्स करती है, मुझे लगता है जमीन पर लागू और जनता का सहयोग होगा तो हम इस बार और बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। चलिए, तो आपने बहुत खूब बात कही कि ऐसा वादा आप नहीं करके जा रहे हैं कि जो वादा लगे कि पूरा नहीं हो सकता है, कि अगले साल हम आपके साथ बैठे और कहें भाई अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। कितना वक्त? बीजिंग को 10 साल लगे थे लगभग सॉल्व करने में सोल्यूशन, लंदन को 30 साल का वक्त लगभग लग गया था। तो हमें अभी कितना और इंतजार करना होगा विदेशों जैसी साफ सुथरी हवा महसूस करने के लिए, लेने के लिए? 30 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो अगर आप देखेंगे कि 2016 में अगर हम 200 दिनों तक आ गए हैं 2025 में, और हम 25 दिनों से 8 दिनों पे आ गए हैं, मैं आज कह रहा हूं जो आज स्थिति है इससे 1 साल के अंदर हम 15% तक फायदे में जाएंगे। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, लेकिन इसमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा जो चेंज, इवन ऐसा नहीं है कि मैंने मैक्सिको का पूरा स्टडी किया है, बीजिंग का स्टडी किया है, लंदन का भी स्टडी किया, और जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, पब्लिक ग्रुप्स आते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी हर्डल थी कि ये चारों राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक अथॉरिटी बने। ये अथॉरिटी ने भी 3 साल में अपना काम किया है, और ये सारे काम को करने के बाद एक बेहतर परिणाम हमारे आए हैं। और सब जगह जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो फ्यूल चेंज में ही सबसे बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात आप ध्यान रखो, नेचर जो देता है वो सबसे प्योर देता है, और इंसान जो गिफ्ट देता है वो गार्बेज के रूप में देता है। एज ए ह्यूमन बीइंग
जैसे हमारे पास सिविक सेंस होता है, जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस होता है, हमारे पास एनवायरमेंटल सेंस और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होगी। और एनसीआर की जनता जो जागरूक हुई है, सरकार पूरी तरीके से पॉलिसी में प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ लगेगी। नीचे के एग्जीक्यूशन में हम ज्यादा जन भागीदारी को लेंगे। और पिना जी, मेरे को लगता है कि इस साल जो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं उसको हम हासिल भी करेंगे। चलिए, दुनिया की उम्मीद जिन यही 3 देशों का सर आपने नाम लिया, लंदन जैसे 1950 के दशक में इस काम को कर चुका है, मैक्सिको 1970 में कर चुका है, बीजिंग 2000 में कर चुका है। अगर हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पहले हमने समझा नहीं, और बाद में जब समझा तो सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस लिया, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए। ये नाकामी मानते हैं? देखो, अब आप सुन ही रहे हो, तो यूपीए सरकार ने तो कभी एक्यूआई को लागू ही नहीं किया। रिपोर्ट पड़ी रही, इसको लागू ही सबसे पहले 2014 में किया है, इससे पहले नहीं किया। दूसरा, सब लोग कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और डायरेक्शन होते रहे कि भाई ये अकेले दिल्ली का विषय नहीं है, ये 4 राज्यों का है, आपको इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाइए। लोकसभा में बिल ला करके सीएक्यूएम को हमने 2021 में बनाया। हम जो इसके सॉल्यूशन को चाहते हैं, 3 चीजें: राज्यों की एजेंसियों का बेटर कोऑर्डिनेशन, साइंस बेस्ड अप्रोच, और थर्ड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान। इसको व्यवस्थित करने से हम लोग आगे बढ़े हैं, और मेरा मानना है कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हम इसके सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से जाए उसके लिए हम काम करेंगे। सर, एक किफायती सोल्यूशन ईवी के तौर पर आपने कहा कि फ्यूल चेंज करेंगे तो बहुत कुछ उससे फर्क पड़ेगा। ईवी आया, सब लोगों ने वेलकम भी किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज भी हो रहा है, लेकिन जब इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बात आती है ईवी की, तो शख्स हिचकता है कि एनसीआर तक तो ठीक है, लेकिन जहां 300-400 किलोमीटर से आगे जाना है तो चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं? इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट का विषय है। पीएलआई स्कीम में सरकार प्रमोशन कर रही है। रातों रात सारी चीजें हो जाएं ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में होता नहीं है। हमारी जो समस्या है, ये एनसीआर रीजन का जो विषय है, इसमें भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लगातार मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेशन है। जैसे आपको सॉलिड वेस्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग काम कर रही है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, जैसे पराली का विषय आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काम करते हैं, व्हीकल का विषय आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। तो हमने जो सीएक्यूएम अथॉरिटी करी है कि पॉलिसी स्तर पे डिसीजन लेने के बाद भी आपको ग्राउंड स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का जो रोल होता है, अब जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट में 5% जो है वो ये पराली के जलने का हम लोगों ने रेगुलेशन किया, तो उसके लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर से नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ा। तो एनवायरनमेंट कोई एक जगह से नहीं होता है, एनवायरनमेंट हम सब मनुष्यों की गतिविधियों के कारण होता है, लेकिन स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव विल, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, रोबस्ट पॉलिसी मैनेजमेंट और बेटर कोऑर्डिनेशन, इनको लेकर के ही हमारी सरकार काम कर रही है, और यही इसके समाधान का रास्ता है। अभी दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है और उसमें कितना रोकथाम हम लोग कर पाए हैं? देखिए, पराली की घटनाओं के भी कम होने में लगभग 80-90% कम हुई है। अब विषय ऐसा है कि इसको भी अगर 3-4 साल से लगातार मैं एक मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तो उसमें 3-4 बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं। पहला, सीपीसीबी ने ये योजना बनाई कि पराली के पेलेट्स बना करके और उनको बायोफ्यूल के लिए बनाया जाए। लगभग 25 के करीब प्लांट हम लगा चुके हैं। दूसरा विषय, जो हमारे थर्मल पावर है उसमें 5% इसके जलाने की अनिवार्यता को किया गया है, तो उसका भी हम प्रयोग में सफल हुए हैं। तीसरा, इन सिटू और एक्स सिटू मैनेजमेंट के लिए, जो तुरंत ही धान की फसल उगने के बाद किसान को तो अगली फसल उगानी है, तो वो तो उसका वेट नहीं कर सकता है, तो उसको क्रश करने के लिए जो मशीनें वगैरह चाहिए, उसके लिए भी भारत सरकार ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का दिया है। फिर 3 साल के डेटा के आधार पे जो जिले ज्यादा लगातार हर साल कर रहे हैं,
वहाँ हम स्पेशल मॉनिटरिंग करते हैं और हमने CAQM को एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमने पूरा एम्पावर किया है कि वो कंसर्न कलेक्टर को डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं। उसके कारण एक लगातार पराली में हम रिड्यूस कर रहे हैं और इसको भी हम पूरी तरह से खत्म करने के रास्ते पे ले जाएंगे ताकि इसका जो बेहतर दूसरे जो वैकल्पिक उपयोग है। अब एक उपयोग ये था कि दिल्ली के आसपास जितने भी हमारे जो ईंट भट्टे थे, इसकी टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए। अब हम इसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लाए। फिर हमने भट्टों में अनिवार्य रूप से पराली को जलाने के लिए किया, तो वो जाकर के हाई कोर्ट से स्टे ले आए। फिर उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे वैकेट हुआ। अब इसमें हम किसको बताएंगे कि भाई 6-8 महीने हमारे को इसमें जो लगने का समय है, लेकिन एक जुडिशियल सपोर्ट लेकर के भी हम चलते हैं, लोगों के विषयों को भी लेके चलते हैं। जो टेक्नोलॉजी में चेंज करने जाते हैं उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, स्किल बिल्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज जो मैं सारी इंडस्ट्रियों में कह रहा हूं कि आप OECM लगाइए, तो उसके लिए ऐसा नहीं करा कि हमने रातों रात एकदम कोई वो क्या कहते हैं एक पैनिक क्रिएट कर दिया। उसके लिए पहले मुझे लगता है अगस्त सितंबर में हमने जो इंडस्ट्री हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी मीटिंग लगाई। हम जानते हैं छोटे MSME हैं, छोटे बॉयलर वाले हैं, तो रातों रात बंद तो नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमने इंडियनाइज और लगाने वाले जो यंत्र हैं उन इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन में एग्जेम्पशन दिया और हम इसमें रिलैक्सेशन कर रहे हैं। उसके बाद 31 दिसंबर की तारीख थी, फिर भी हमने जनवरी एंड से इसके इंस्पेक्शन का समय दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो अब आप इतने करोड़ लोग हैं, आपको एक समय तो देना पड़ेगा, फेज आउट करने के लिए भी समय देना पड़ेगा। उस सारे फेज आउट में एक समय लगता है, ये जो आप समय लगता है इसको फेज आउट करने में समय लगता है। हम कहीं भी किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्तर पर, कैपेसिटी बिल्डिंग के स्तर पर, बिहेवियर के स्तर पर और जन भागीदारी के स्तर पर, चारों स्तर पर बराबर जब होता है तो उसके फिर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट भी आते हैं। यानी डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का भी खास ख्याल रखा जाए, वो भी डैमेज ना हो, उसका भी खास ख्याल रखना होगा और तभी आगे प्रोग्रेस करनी होगी। वही एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस है। लेकिन भूपेंद्र सर, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं जब विकसित भारत की तरफ, तो हमारे B टाउन C टाउन भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस के साथ साथ दिल्ली के AQI की बात तो दुनिया भर करती है, लेकिन लगभग हमारे 40% शहर जो हैं उनकी भी हवा बहुत तेजी से खराब हो रही है, वो भी एक मेजर कंसर्न है। तो उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हमने देश के 130 शहरों का चुनाव किया और हम उसमें कार्यक्रम चलाते हैं NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो NCAP का प्रोग्राम चलाते हैं उसमें जो गैप फंडिंग है, वो गैप फंडिंग हम लोग करते हैं। और ये प्रोग्राम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमें सारे शहरी क्षेत्रों की हवा को सुधारना चाहिए, उसको लेकर के करते हैं। और हमने फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इसकी फंडिंग कराने का काम किया। मेरे को आपको ये बताते हुए खुशी है और कि हम इन 130 शहरों में लगभग 30 शहरों के AQI को मतलब हम बहुत बेस्ट क्वालिटी में लेके आए, जहां 50 से नीचे का ही है। आज हमारे पास ऐसे शहर हैं। लगभग हम 61 शहरों में 30 से 40% हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आए। हम शहरों में ओपन कंपटीशन को भी देते हैं, इनोवेशन प्रैक्टिसेस को भी देते हैं। मैं आपको खुद बात करूं कि मैं खुद जहां से प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं पिछले 1 साल तक वहां पे लगा रहा। हमने वहां पे हवा की रैंकिंग को सुधार करके देखा है। इवन जो लिगेसी वेस्ट का डिस्पोजल करना है, कचरे का डिस्पोजल करना है, जो सबसे गंदी बस्तियां हैं उधर सफाई पे ध्यान देना है, जागरण कार्यक्रम चलाना है, ग्रीनिंग का कार्यक्रम कराना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कराना है। और इसमें विभिन्न एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन को लेकर काम कर रहे हैं। हम एक प्राणा पोर्टल पे सभी शहरों का जो AQI मेजरमेंट है वो भी देने का काम करते हैं। ये NCAP प्रोग्राम जो है ये इन शहरों की गुणवत्ता को सुधारने में कार्य कर रहा है। सर, पिछले दिनों किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, प्रदूषण को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा समस्या में थे। हमने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या कभी कोई रास्ता निकलेगा इसका? उन्होंने बताया कि हाँ, रास्ता तो है इसका, और उसका एक ही रास्ता है कि दिल्ली से ट्रांसफर ले लो, दिल्ली से ट्रांसफर ले लो, दिल्ली से बाहर चले जाओ, अन्यथा ये समस्या यहाँ पे रहेगी। क्या भौगोलिक दृष्टि से ऐसी कोई चुनौती है जिसके चलते माना जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर से ज्यादा होगा तो कम गंभीर होगा, लेकिन गंभीर रहेगा? देखो, अल्टीमेटली नेचर तो सबसे बड़ा होता है। जो
इस बार भी जब मैंने राज्यसभा में बोला था तो तब तक तो दिसंबर का शायद फर्स्ट वीक या सेकंड वीक था, तब मैंने कहा था कि इस बार एक भी दिन 400 से ऊपर नहीं गया है। लेकिन 3-4 दिन बाद देखा तो 400 से ऊपर गया। तो हमारा जो CAQM है और हम जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम जो देते हैं, एक्शन प्रोग्राम देते हैं, तो वो 2 विषयों पे देते हैं। एक है जो मैंने कहा कि PM 2.5 और 8 प्रकार की गैसें हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वातावरण में जाती है, चाहे सल्फर हो, कार्बन हो, जो भी गैसेस हमारे जाती हैं, और PM 10 के कण, ये जब वातावरण में जाते हैं तो इनका 24 घंटे का एवरेज होता है। लेकिन जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है, क्योंकि इसमें भारतीय मौसम विज्ञान भी काम आता है, कि हवा की गति क्या रहने वाली है, हवा का डिस्टर्बेंस क्या आने वाला है, तो सर्दी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उनका अगर ऊपर से एक उनका धरती के कितने ऊपर से वो आगे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हवा की स्पीड भी तय होती है। तो निश्चित रूप से जिस समय ये ध्यान में आता है कि जो डिस्टर्बेंस गए हैं, अगर ये बहुत ऊपर से गए हैं, तो हम भी कई बार देखते हैं कि कुछ समय के लिए हवा स्थिर हो जाती है। हवा स्थिर होना, ठंड ज्यादा होना, औस का जमना, और उस पर से ये ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटी से गैस का होना, तो इससे हमारा AQI का एक प्रेडिक्शन आता है। उसके आधार पर जो हम दिल्ली में ग्रैप लगाते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटियों को रोकते हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 जो हम करते हैं, उसके आधार पे करते हैं। जो मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन कह रहा हूं, अब मौसम तो प्रकृति का है, उस मौसम में हमारा एडिशन है, लेकिन उन दोनों का जो बैलेंस है उसके लिए ही ये ग्रैप का हमारा एक्शन प्रोग्राम है। इसमें ज्यादा अच्छा यही है कि हमारे जो कार्बन उत्सर्जन की जो गतिविधि है उस पर कंट्रोल करें। हमारा जो डस्ट है, जब हम घर में डस्ट नहीं रहने देते तो घर के बाहर क्यों रहने दें, उसका हम ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट करें, तो हम बेहतर तरीके से इन विषयों का समाधान कर सकते हैं। ये ऐसा समाधान नहीं है कि आज नहीं है तो कल होगा, ये तो लगातार हमारी चूंकि ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटी है, तो हमें अपने सिविक बिहेवियर में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में लगातार सजग रहना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन तो मतलब रोज की एक्टिविटी से होगा, लेकिन उसमें ज्यादा बेटर फ्यूल, डस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनको हमें अच्छे तरीके से करना होगा। सर, आपने ग्रैप का जिक्र किया है कि जिस तरह से जब ये नियम लागू होते हैं तो GDP का भी नुकसान होता है, अच्छा खासा बजट का नुकसान होता है, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाता है, लेकिन उस घर में भी AQI उतना ही होता है, 10-20 का अंतर होता है अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सब घर पे ही रहें उस वक्त भी। तो ऐसे में ये कितने कारगर सॉल्यूशंस हैं वाकई में, या सिर्फ जस्ट एक पोस्चरिंग तक सीमित रह जाते हैं? नहीं, पोस्चरिंग तक नहीं है। देखिए, आउटडोर एक्टिविटी से तो इंडोर अच्छा होता है, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि हम जितना और बेहतरीन की तरफ से सभी का कोऑर्डिनेशन लेकर के इसमें काम करेंगे तो हम इसका समाधान भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा। एक रिसर्च में कहीं देख रहा था मैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पॉल्यूशन के चलते उम्र 8 साल कम हो जाती है। पॉल्यूशन के चलते उम्र 8 साल तक कम हो जाती है, ऐसा कोई रिसर्च था, अलग अलग शहरों का था, दिल्ली का भी था उसमें। अब इतने गंभीर विषय पे पॉलिटिकल विल जितना स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं है, अगर ये कहा जाए तो ये आरोप गलत तो नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पिछले सेशन की ही बात कर लें तो इस मसले को लेकर चर्चा लिस्टेड थी, लेकिन नेताओं को इतना समय नहीं मिला कि इतने गंभीर विषय पे चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल एक बड़ी समस्या है कि प्रदूषण पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखो, पॉलिटिकल विल तो मैं नहीं मानता हूं कि पॉलिटिकल विल की कोई कमी है। अगर कोई पॉलिटिकल विल की कमी होती तो मैं आपके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आकर इतनी डिटेल से इस प्लानिंग की चर्चा नहीं करता। मैं अपनी जो डिटेल प्रिपरेशन है उसके बारे में चर्चा नहीं करता। पार्लियामेंट में भी हम चर्चा के लिए तैयार थे। चर्चा के जस्ट पहले कांग्रेस वाले स्पीकर के और उनकी मेज पे खड़े होकर के प्रदर्शन करने लगे, नारे लगाने लगे। हमने तो चर्चा स्वीकार करी थी। जब मैं आपके सामने जवाब दे सकता हूं तो मेरे को तो वहां भी जवाब देने के लिए हम तैयार थे, और हम तो चाहते हैं इसमें सब लोग आए, सब कोऑर्डिनेशन करें, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमारी पूरी पॉलिटिकल विल है। मैं जो बात आपके सामने कह रहा हूं इसके लिए लगातार हमने रिव्यू, मॉनिटरिंग करी है। मैंने अगर आपको कहा है कि 2016 में 25 दिन से हम घटा करके 8 दिन लाए हैं, तो ये डेटा के साथ मैं आपको कह रहा हूं। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि हम 130 शहरों के लिए एनकैप का प्रोग्राम कर रहे हैं
और 30 शहरों में सुधार कर रहे हैं, तो डेटा अवेलेबल है, सारा हमारी साइट पे अवेलेबल है। और 2014 में AQI को हम लोगों ने लागू किया। AQI में हम जो मेथडोलॉजी है वो मैंने आपके सामने बताई है। तो इसमें कोई पॉलिटिकल विल का एब्सेंस नहीं, हम पूरे पॉलिटिकल विल के साथ इसके समाधान के लिए लग रहे हैं और अच्छे परिणामों को भी अगले साल भी मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं प्रदर्शित करूंगा। पॉलिटिकल विल की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली वालों को अब डबल इंजन की सरकार मिल गई है, तो क्या बीते सालों में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते दिल्ली वालों ने ज्यादा सफर किया और अब बेहतर स्पीड से और बेहतर काम होगा कोऑर्डिनेशन के चलते? अगर मैं देखूं तो इससे पहले जो सरकार थी वो लगभग 15 या 20 ही मशीनें स्वीपिंग की लगा पाई थी। अब ये सरकार उन मशीनों को 200-300 की संख्या में लेकर के जा रही है। इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने कचरे के ढेर को हटाने का काम नहीं किया। अब ये सरकार आने के बाद हम कह रहे हैं कि जून 26 में ही हट जाएगा, दिसंबर 26 में ही हट जाएगा। तो बहुत सारी चीजों में सरकार के द्वारा जो है सुधार किया गया है, बेटर कोऑर्डिनेशन किया गया। और मेरे को तो लगता है कोई भी, देखिए पॉल्यूशन का एक ऐसा विषय है जिसको हमें अबाउ दी पॉलिटिकल अपने सिटी गवर्नेंस और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाना चाहिए। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर बेसिक सेंस ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आलोचना प्रत्यालोचना करना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी मेजर्स हमने बनाए हैं वो पॉलिसी मेजर नीचे ढंग से लागू हो, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए हमने CAQM जैसी अथॉरिटी बनाई है और जनता का भी सहयोग होगा तो इसका सुधार हम करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अरावली का, इसको लेके कई बार ये कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया का लंग्स है अरावली। क्या अरावली को लेके जो संजीदगी होनी चाहिए वो संजीदगी सरकार के पास है? पिछले दिनों देखा कि जनता कैसे प्रोटेस्ट कर रही है, डिफिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ, कैसे देखते हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरीके से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार में आने के बाद हम लोगों ने 2022 में एक DPR बनाई, जो DPR हमारा ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का DPR है। उस DPR के अंतर्गत हम लोगों ने 2.7 लाख हेक्टेयर अरावली के ग्रीन करने के काम को शुरू किया। अरावली में 29 डिस्ट्रिक्ट वन प्रभाग हैं, जिसमें 37 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इसको लेकर के हम लोगों ने काफी कार्यों को शुरू किया है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये गलत धारणा फैलाई जा रही है कि दिल्ली में अरावली में कोई माइनिंग है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह या अरावली में कोई माइनिंग अलाउ नहीं है, ना है और ना होगी। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। अरावली में जो हमारे 4 नेशनल टाइगर रिजर्व्स हैं, वहां हम पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने नए टाइगर रिजर्व अरावली में डिक्लेयर करे हैं। उसके अलावा 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए हम लगे हुए हैं। अरावली में जो रामसर साइट्स हैं, क्योंकि जो हमारे समय में डिक्लेयर हुई हैं, उनसे भी 500 मीटर तक हम पूरे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। जो पानी के रिसोर्स हैं उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये जो पिछली सरकारों के समय में जो अरावली में एक तरीके से डिग्रेडेशन हुआ, कल भी मैंने एक रिपोर्ट देखी, उन्होंने भी मुझे बताया कि अरावली में डिग्रेडेशन हुआ। सरकार में आने के बाद ये जो रेवेन्यू एरिया था गुड़गांव का 100 किलोमीटर का, कितना 100 किलोमीटर 97 किलोमीटर जो रेवेन्यू इलाका था, उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर हमारी सरकार ने किया है कंपनसेट या फॉरेस्टेशन में, ताकि हम दिल्ली के बीच में एक 100 किलोमीटर का एक सांस लेने का प्लेस बना सकें। अभी भी हम लोगों ने जो नगर वन है, आप 750 हेक्टेयर का हमने गुड़गांव में 2 जगह, एक 750 हेक्टेयर का और एक 250 हेक्टेयर का शुरू करा है। उसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, हम ग्रीन क्रेडिट जैसी योजना लेकर के आए हैं, जिसमें लोग भागीदारी के माध्यम से भी इसमें जुड़ सके। और अरावली ही नहीं, उत्तर भारत में हिमालय के पर्वत श्रृंखला भी है, शिवालिक भी है, हमारे मध्य भारत में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी है, हमारे दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट भी है। हम सभी के प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप जिस तरह से आपने कहा कि वक्त लगेगा, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों पे काम करना होगा, और हवा कहाँ, तो रातों रात ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमें उसी हवा में सांस लेना है, बीमारियां भी आएंगी ही, नेचुरल सी बात है। तो उस दिशा में जब तक ये काम कंप्लीटली अचीव नहीं होता है टारगेट, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर आप लोगों को अवेयर करना या उस दिशा में कुछ और कदम उठाने जैसे काम कर रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ये तो आप मान करके चलेंगे कि ये जब AQI का भी जो हमने बनाया था इसमें भी हमने जो अपने मुख्य चिकित्सक वगैरह हैं, उनका योगदान लिया है। अभी भी CAQM ने एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को और अच्छे लोगों को रखा है, और जैसे जो मोस्ट खतरनाक दिन थे, जो 25 दिन से घटा करके 8 दिन आ गए, उसको तो हम एकदम से कंट्रोल करने का काम करेंगे और बाकी को भी हम करेंगे। आपको बहुत तकलीफ पाने की जरूरत नहीं होगी। मैं फिर से अरावली को ही लेके आऊं कि अरावली के डिफिनीशन को लेके पिछले दिनों बहुत ज्यादा विवाद हुआ। अरावली के डिफिनीशन चेंजेस करने को लेके क्या उसके पीछे कुछ और मंशा थी? जिस प्रकार के आरोप लगे लोगों की भाई जानबूझ के माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा? नहीं, हम तो पूरी तरीके से अरावली की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ग्रीन अरावली प्रोग्राम चल रहा है, जिसके भी पॉजिटिव सुझाव आएंगे उसको हम लागू करने का काम करेंगे। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, इस तरह की कोई मंशा है अरावली वाले? इको सेंसिटिव जोन हमारी सरकार में आने के बाद देश में 673 इको सेंसिटिव जोन है, उसमें से लगभग 490 की कार्रवाई हम कर चुके हैं। हमारी सरकार आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की जो रिपोर्ट है, वो FAO की रिपोर्ट कोई भी जाके स्टडी कर सकता है। भारत ने अपने ओरिजिनल जो क्षेत्र हैं जंगल के, उसको बचाने में दुनिया में बेहतर काम किया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 महीने पहले आया है। अगर आप देश में देखेंगे तो देश के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या पिछले 10 साल में 47 से बढ़कर के 58 हुई है। हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं या जो बड़ी स्पीशीज हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, अभी घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, स्लोथ बियर के लिए प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिकाल के लिए प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, हमारी रिवर डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, और इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेकर हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम नौजवानों में भी प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों के अंतर्गत इको क्लब जैसी योजना चला रहे हैं। हम नौजवानों में एनवायरनमेंट के लिए NMH के माध्यम से अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, और अभी आने वाले इस समय में देश में इकोलॉजी को बचाने के लिए केवल फॉरेस्ट के साथ साथ जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उसके लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद देश में जो रामसर साइट्स की केवल 25 झीलें होती थी, उनकी संख्या बढ़ा करके हमने 97 कर दी। जल्दी ही हम अपनी 100 झीलों को रामसर साइट्स का दर्जा है, वहां हम वेटलैंड मित्र का भी कार्यक्रम करते हैं, और अभी फरवरी में हमारा वेटलैंड डे भी है। हमारे दिल्ली के पास आपने देखा होगा असोला भाटी की लेक है, इधर गुड़गांव में जाएंगे तो सुल्तानपुर लेक है, रोहतक में जाएंगे तो भिंडूवास की लेक है, अलवर में आएंगे तो सिलीसेड की लेक है। इन सबको हमने रामसर साइट्स का NCR में दर्जा दिलाया है। अभी 2 लेक्स और हमारे यहाँ पर सरिस्का क्षेत्र में है, एक मंगलासर की लेक है, एक मानसरोवर की है, उसको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिला रहे हैं। मैं खुद पूरे देश में सब जगह इस सारे प्रोजेक्ट के लिए कार्य करता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग ली थी उसमें लगभग 11 स्पीशीज के लिए काम करने का हमको कार्य कहा था, और एक जो बड़ा विषय मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का है उसको भी लेकर के हम सजगता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपने बताया कि जो काम हर स्तर पर हो रहे हैं, एक जो चीज है सरकार की पॉलिसीज अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सिटीजन्स की भी है कि हम कंप्लेन तो कर रहे हैं, उन कंप्लेन को एड्रेस भी कर रहे हैं, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा भी निकाल रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो वो जिम्मेदारी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिटीजन से? और प्लस अवेयरनेस, एक्सपोजर, कि आज भी हम स्वच्छ अभियान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमें वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, ड्राई कौन सा कचरा है, वेट कौन सा कचरा है, किस कचरे को किस डब्बे में फेंकना है, वो सब चीजें अभी भी हमें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कम दिखती हैं। देखो, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़े प्रोग्राम दिए हैं, जो हमारा एक तरीके से सिटीजन मूवमेंट भी बन रहा है, जिसके लिए हम लोग काम भी करते हैं। आप खुद सोचिए कि हम घर में 3 से 4 व्यक्ति हम एक घर में होते हैं, और हम सुबह से अपनी कार लेकर के निकलते हैं, इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन करते हैं और चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, तो हम ये तो इसमें तो किसी में ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति कम से कम 1 पेड़ अपने माँ के नाम पे जरूर लगाए।
इस धरती पे दो ही लोगों का हमारे पे एहसान है। एक हमारी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया मनुष्य के रूप में, और दूसरा धरती माँ का, क्योंकि इंसान कितनी बड़ी फैक्ट्री बना दे उसमें फूड नहीं उगा सकता, उसमें फल नहीं उगा सकता। आप 15 मंजिल का ऑफिस बना दो, लेकिन 15 मंजिल का ऑफिस किसी चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, उसके लिए तो पेड़ ही लगाना पड़ेगा। आप एक बड़ का पेड़ लगा दो, शाम को ट्री हाउस आपको पूरा इकोलॉजी का सिस्टम मिलेगा। तो हम सब लोगों को एक पेड़ माँ के नाम अभियान जरूर लगाना चाहिए। दूसरा जो एक बड़ा विषय है, ठीक है, सरकार के मिटिगेशन मेजर्स रहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी की ओर जाएं, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की ओर जाएं, और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सेंटर बना है। आज सौर ऊर्जा में हमने अपनी कैपेसिटी को 47% बनाया है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार के मिटिगेशन उपायों के साथ फिर एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस भी होती हैं। मतलब सोसाइटी को अपना बिहेवियरल चेंज करना पड़ता है ताकि हमारा कंजम्पशन इस प्रकार से ना हो कि वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन करें। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लाइफ का एक मूवमेंट हमारे लोगों को दिया है। मैं IITs में भी जाता हूँ, IIM में भी जाता हूँ, कॉलेजेस में भी जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन को 7 कामों पे अपना ध्यान भी लगाना चाहिए। ऐसे स्टार्टअप करने चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजी करनी चाहिए। जैसे पहला विषय है सेव एनर्जी। हम सब एनर्जी बेस्ड सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो अगर कमरे से निकले तो लाइट अपने आप बंद हो जाए, अदरवाइज ये एनर्जी कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्स ही लेता है, तो सेव एनर्जी। दूसरा यह है कि धरती पे पानी तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी की, मीठे पानी की मात्रा कम है, तो हम वाटर का रीयूज कैसे कर सके, तो दूसरा विषय हम देते हैं सेव वाटर। तीसरा विषय है सेव फूड, क्योंकि ये फूड प्रेशर भी बहुत है पूरे धरती पर। केवल इंसान के लिए फूड क्यों हो, ये तो नेचर में सबके एग्जिस्टेंस के लिए फूड होना चाहिए। तो सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, ये 3 बातें हैं। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट आती है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि हम रोज 1 किलो कचरा निकालेंगे और 1 करोड़ परिवार 1 करोड़ किलो कचरा अगर निकालेंगे तो इस अंबार को भी हम कैसे करेंगे। तो सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 5वीं चीज आती है रिसाइकल ऑफ ई वेस्ट। हम सबके हाथ में मोबाइल, आज हमारा 60 से 70% घर का सामान इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर डिपेंड है। क्रिटिकल मिनरल भी उस सब में है, कितना हम धरती से निकाल के उसका करेंगे। तो जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस। अल्टीमेटली ई वेस्ट मैनेजमेंट आने वाले समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती भी है। और जो 6th चीज आती है वो है बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। केवल सरकार के ऑर्डर निकालने से बैन नहीं होगा। आप अपनी शादी का भी कार्ड देते हो तो कम से कम इतना करो कि उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगाने की क्या जरूरत है। आप मिठाई का भी डिब्बा लाते हो तो हलवाई को कह दो भाई इस पे प्लास्टिक की लेयर लगाने की क्या जरूरत है। मिठाई तो हमारे पेट में चली जाएगी, लेकिन ये प्लास्टिक की लेयर जो आपने लगा दी है ये तो नाली में ही जानी है। छोटा सा कार्ड में देखता हूं, इतना भी हम नहीं करेंगे। तो ये बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी हैबिट्स में आना चाहिए। सरकार ने तो बंद कर दिया, लेकिन हमारी हैबिट्स में नहीं है। और 7वां जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। ये जो मिशन लाइफ के आयाम है, मैं मानता हूं कि ये मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा विजन प्रोग्राम दिया है, जिसमें आम सिटीजन को अवेयरनेस प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन प्रोग्राम और पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बनाएंगे तो हम ज्यादा एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ जी सकेंगे। जन सहभागिता को लेकर जो आपने कहा, पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर, उसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछूं, मतलब चैलेंजेस के तौर पे। जैसे बीजिंग का उदाहरण हम लोगों ने भी दिया, आमतौर पे ये दिया जाता है, लेकिन ये भी सही है कि बीजिंग जिस सख्ती से जिस काम को कर लेता है, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्री को उठा के 3 स्टेट दूर भेज दिया गया। बीजिंग में जो इंडस्ट्री वाला है वो छोटी सी दुकान में अपना सामान बेच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है काफी दूरी पे। दिल्ली जैसे शहर की बात कर लें या किसी और बड़े शहर में भी हम वो सख्ती नहीं कर सकते, वो भी एक बड़ा चैलेंज लगता है आपको प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से? नहीं, चैलेंजेस का रास्ता है। जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ 240 दिल्ली में ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो आपको चेंज करना है फ्यूल। तो हम सब में PNG लेकर के गए हैं।
अब सब उसको अनिवार्य रूप से लागू करें। ऐसे ही जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं, 3,500 इंडस्ट्री, उसको हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग पे ला रहे हैं, तो उस पे सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो अब हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए साधनों को उपलब्ध कराना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अवेयरनेस करना। अब मेरे पास सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आ रही हैं, मैं सब लोगों से बात भी कर रहा हूं, और मैंने ये भी कहा इस बार एनसीआर रीजन में, मान लो ये सारी बातें, आज मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं सीएनडी रूल की बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं मिशन लाइफ के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक्यूआई का कारण क्या है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं PM10 को लेकर के, डस्ट को लेकर के बात कर रहा हूं। हमने इस बार ये कहा है कि कम से कम सभी हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में, स्कूल्स में हम इसके प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाएं। कोई एक समाधान नहीं है कि एक साथ ये बंद कर दो और इसको ये कर दो, ऐसे नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हैं, हमें लोगों के एग्जिस्टेंस के साथ साथ एनवायरनमेंट के एग्जिस्टेंस में भी पॉलिसी मेजर्स पे लेकर के आगे काम करना होगा। हमें मानना होगा कि इतना असर करने के बाद भी जो मौसम विज्ञान की चीजें हैं, वो मौसम तो ईश्वर और प्रकृति का दिया हुआ होता है, तो जिसको प्रकृति अनुकूल जीवन शैली कहते हैं, ये आज ही नहीं है, भविष्य में भी पॉलिसी में सबसे बड़ा काम आने वाला विषय है। मनुष्य कितनी ही तरक्की कर ले, लेकिन अल्टीमेटली एनवायरमेंटल सेंस, जिसको डीप इकोलॉजिकल सेंस कहना होगा, डीप इकोलॉजिकल सेंस पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी प्रोग्राम, डीप इकोलॉजिकल सेंस पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, डीप इकोलॉजिकल सेंस पार्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम। ये करने के साथ ही हम इस सभ्यता को विकास के कगार पे पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल, बच्चों को किताबी ज्ञान जब दें तो पर्यावरण का ज्ञान भी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिले, तो शायद एक अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ पर्यावरण के लिए सजग भी होंगे। आपने ई वेस्ट की बात की है और ये अभी आपने जिक्र किया, इसलिए इस सवाल पे थोड़ा मैं डिटेल आपसे चाहूंगी। इस दिशा में हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट है? अगर मुझे जानना हो कि भाई मेरे पास बहुत सारा ई वेस्ट इकट्ठा हो गया है, तो रूटीन कबाड़ी को देख के नुकसान करने की बजाय कहीं एक अच्छा डिस्पोजेबल सेंटर हो, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट ऐसा है कि हम इस ई वेस्ट के रूल्स को समझने के बाद हमने देश में जो प्रोड्यूसर हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, उनके लिए अनिवार्यता करी है कि भाई आप जो अपना ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हो, इसका अगर आप एक टाइमलाइन तय करते हो तो फिर इसके डिस्पोजल की गारंटी भी आपको लेनी होगी। और इसके लिए हम एक ईपीआर रूल लेकर के आए हैं। ईपीआर रूल में हम लोग जो हमारा सीपीसीबी है, उसमें रिसाइकलर्स एसोसिएशंस को हमने मान्यता भी प्रदान करी है, और जो उनका ई वेस्ट जो होता है वो हमने अब उसको 100% डिस्पोजल के लिए रिसाइकलर्स जो हैं रिसाइकल के माध्यम से उसके सर्टिफिकेट तैयार करते हैं। और अब तो हम ये जो ईपीआर पोर्टल है इसको ऑनलाइन भी करने वाले हैं। ये पूरे जो रूल्स हैं हमारे, इस सारे के सारे रूल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर केवल हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात नहीं करते। दिल्ली में मैं मानता हूं कुछ जगहों पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छे कदम उठाए हैं। ये जो पुराने टायर होते हैं, इनको जला करके इनमें से ऑयल निकालने की कुछ इलीगल इंडस्ट्री चल रही थी जो पोल्यूशन बहुत करती थी, उनको सख्ती से बंद करने का काम किया गया है। लेकिन वेस्ट रबड़ को लेकर के, वेस्ट ऑयल को लेकर के, हम ये कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो वेस्ट है उसको लेकर के, सॉलिड में वेस्ट को लेकर के हम लोगों ने लगभग, अभी भारत सरकार के नीति आयोग ने इसको काफी ज्यादा रूल्स बनाने की बात करी है। वो सारे रूल्स हमने बनाए हैं, हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं। और मेरा मानना है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन और कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए हमारे कारण, हमारे सिविलाइज सोसाइटी के कारण भी जो वेस्ट है, इस वेस्ट का हम कैसे सही तरीके से डिस्पोज करें, ये आने वाले समय के लिए एनवायरनमेंट संकट से बचने के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब इसके रेगुलेशंस को हम नीचे ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसके प्रति एक अच्छा अवेयरनेस कार्यक्रम चलना चाहिए, और हमारा जो ईपीआर रूल्स है, वो जो ई वेस्ट आपने कहा है, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। भूपेंद्र जी, आप पोल्यूशन का सोल्यूशन बड़ी बेबाकी के साथ लेकर आए। जो पॉलिसीज आपने बताई हैं, सरकार ने जो बनाई है, उसके बारे में बताया, और आपने एक रियलिस्टिक गोल दिया है कि भाई ऐसा नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा, वक्त लगेगा, आपका सहयोग भी मिलेगा, तभी सोल्यूशन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आप सभी से तालियां नहीं चाहता, मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं संवेदनशीलता चाहता हूं, मैं एक सिटीजन अवेयरनेस मूवमेंट इसमें चाहता हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को लेकर के आगे बढ़ने वाले देश हैं। हम दुनिया में इस बात पे गर्व करते हैं कि अगर हमारी संख्या 140 करोड़ है तो दुनिया के 70% टाइगर भी हमारे यहाँ ही हैं। अगर हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो एशियाटिक एलिफेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास ही हैं। हमने दुनिया में ये प्रयोग करके दिखाया है कि जहाँ अफ्रीकन देशों में लॉयंस की संख्या कम हो रही है, हमारे यहाँ 30% बढ़ रही है। हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में लगे हुए हैं। हमने दुनिया के सामने ये उदाहरण रखा है कि भारत जो है वो जो एक्सटिंक्ट भी कोई अगर प्रजाति हुई है चीता, तो उसका इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन हमने बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया है। पर हमारे इकोलॉजी के ये जो प्रयोग हैं ये जब प्रिजर्व कर हो सकते हैं जब हम अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाने का काम करें। हमारा एक नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी भी है। देश के 2,70,000 गाँव में हम जो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है उसको बनाने के लिए नौजवानों के साथ काम करते हैं और इसलिए आने वाले समय में मनुष्य अगर ये सोच ले कि केवल वो अकेला विकास कर सकता है तो अकेला तो कोई विकास नहीं कर सकता है। हम धरती पे सबके को एग्जिस्टेंस के साथ विकास करते हैं जो हमारा भारतीय जीवन मूल्य है और इसलिए डीप इकोलॉजिकल सेंस ये इंडियन ट्रेडिशन है। हम इसको पार्ट ऑफ साइंस बनाएं, पार्ट ऑफ एटीट्यूड बनाएं, नौजवान इसको स्टार्टअप का पार्ट बनाएं। हमारी जो बायोडायवर्सिटी की विरासत है उसको बचाते हुए अपने इकोनॉमी देश को आगे बढ़ाएं। यही प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है और यही हमारा विकसित भारत का संकल्प है। थैंक यू सर। तो प्रगति के साथ प्रोग्रेस, यही है पोल्यूशन का सही सोल्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच।